हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 1 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है दो बॉडीज़ के बारे में। एक का नाम है आईसीए, दूसरे का नाम है जीएसए। मैं बताऊंगा ये क्या है, तो इनके बीच कोलैबोरेशन हुआ है। मैं बताऊंगा ये कोलैबोरेशन क्या है। वर्ड समझ के देख के आपको लग रहा है सेमीकंडक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं बात होगी। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, आपको पता है ये कैसे इतने बूम पे है, क्योंकि हर जहाँ यूज़ होता है। तो आपको मैं समझाऊंगा क्या चैलेंजेस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के। जैसे ही मैंने चैलेंजेस बोला तो आप जीएसटी इसी बार 25 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो आप देखेंगे ये जो आर्टिकल मैं आपको समझाऊंगा, इस आर्टिकल में पर्टिकुलरली मैंने एक सेक्शन बना रखा है चैलेंजेस ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो आप उस पॉइंट से कनेक्ट कर पाओगे। फिर मैं बताऊंगा ये जो दो बॉडीज के बीच कोलैबोरेशन हुआ, जैसे जीएसए मतलब ग्लोबल सेमीकंडक्टर अलायंस, ये क्या है और ये कैसे इम्पैक्ट करेगा वो समझा के इन दोनों के बीच जो कोलैबोरेशन हुआ है उसका क्या ब्रॉडर लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा मैं वो समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, बेसिकली ये फर्स्ट आर्टिकल है बेटा, दिस इज सेकंड आर्टिकल। बात वही है, इसको पहले पढ़ो उसको पहले पढ़ो, पढ़ना तो दोनों ही है। तो ये जो हमारा सेकंड आर्टिकल बात करता है, ये बात करता है एक बॉडी बनाई गई है, एक ऑटोनॉमस बॉडी बेसिकली बनाई गई है, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। वर्ड से लग रहा होगा, पैकेजिंग के लिए कोई बॉडी बनाई गई है, ऑटोनॉमस बनाई गई है। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा इस बॉडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसके की फोकस एरियाज हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आती है, पहला पॉइंट। फिर ये ऑटोनॉमस बनाई गई है तो क्या कोई दूसरी ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, तो मैं उनकी लिस्ट बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि ऑटोनॉमस बनने से क्या फायदा होता है। तो जब फायदा पता चलेगा तो वहां पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, जो कह रहा है कि भैया क्यों नेसेसरी है एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन का इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस होना। तो आईआईपी का एग्जाम्पल देके आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने कई बार बताया कि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक पोर्शन पे कहीं ना कहीं डालते हैं, उसमें थोड़ा सा करंट का टच डाल देंगे, बट आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप जो करंट आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसकी एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन ऐसी निकालिए या कोई डेटा ऐसा निकालिए जिसका इस्तेमाल आप उस क्वेश्चन में कर सकें। करंट अफेयर अगर आप बेसिकली यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहां पे प्रीलिम्स के सिलेबस में पहली लाइन क्या लिखी है, न्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इतना ही तो लिखा है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सर हम कैसे निर्धारित करें। बेटा सोच के देखो ना, आप देखो नेशनल इंपॉर्टेंट या ऐसी न्यूज़ जो कि नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट होगी, तो हम कैसे बोलेंगे कि भैया राष्ट्रीय स्तर पे ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। वही सारी चीज़ें होंगी ना जब पूरे राष्ट्र पे इम्पैक्ट करेगी, तो पूरे राष्ट्र पे कौन सी न्यूज़ इम्पैक्ट करेगी, वही सारी करेगी जो प्रियम्बल को इम्पैक्ट करेगी ना। और प्रियम्बल क्या बात करता है, प्रियम्बल के मेन एस्पेक्ट क्या है, सॉवरिटी, इंटीग्रिटी, मतलब आप ओवरऑल पढ़ोगे उसको तो सॉवरिन, सोशल, सेकुलर, ये सारे के सारे एस्पेक्ट, यहाँ पे जस्टिस के ऊपर बात की गई है। तो जब कभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं या बेसिकली प्रियम्बल को आप ऐसे ट्रिक दिमाग में रखो, जो प्रियम्बल है उस पे जब इम्पैक्ट डालेगी कोई न्यूज़, तब वो न्यूज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर इंडिया पड़ेगा। अब बोलो सर ये इकोनॉमिक्स न्यूज़, इकोनॉमिक की 10 न्यूज़ आपको दिखेगी, आपको 10 तरह की डिफरेंट डिफरेंट आपको न्यूज़ दिखेंगी सोशल लेवल पे, बट आपको पढ़ना कौन सी है, वो सारी न्यूज़ जो कि ओवरऑल इंडिया पे इम्पैक्ट कर रही है। ये सिर्फ मैंने तरीका बताया, प्रियम्बल एक वे होता है जिससे आप रेफर कर सकते हो कि यार ये न्यूज़ क्या प्रियम्बल पे किसी तरीके से इंपैक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। जब मैं इंटरनेशनल न्यूज़ बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया का इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन जहां जहां पे है, जिस तरीके से है, वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है। अगर कोई ऐसा इवेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है जहां पे इंडिया का इंटरेस्ट छुपा हुआ है या इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो न्यूज़ ज़रूरी हो जाती है। तो इस वजह से यही न्यूज़ से ज़रूरी, ये इंडिया यूएस का 10 ईयर का डिफेंस फ्रेमवर्क जो साइन हुआ है, ये उसलिए ज़रूरी हो जाए क्योंकि इंडिया इसमें इन्वॉल्व। मैं बताऊंगा कि भैया क्या है ये 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क, साथ ही साथ मैं बताऊंगा इंडिया और यूएसए के बीच में करंट लेवल पे कितने डिफरेंट डिफरेंट जो डोमेन्स हैं वहां पे कौन कौन से पार्टिसिपेशंस हो रहे हैं। जैसे डिफेंस डोमेन हो गया, लैंड डोमेन पे क्या क्या पार्टिसिपेशन है, एयर डोमेन पे क्या पार्टिसिपेशन है, तो हर एक सब्जेक्ट में किस तरीके से इंडिया और यूएसए पार्टिसिपेट या कोऑपरेट कर रहा है और फ्यूचर में कैसे पार्टिसिपेशन और ज़्यादा एक्सप्लोर होगा वो भी आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया, इंडिया रेलवे का जो आभार स्टोर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, इसमें बेसिकली आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंडियन रेलवे जो लोकल ट्रेडिशन होता है या ट्राइबल होता है उसको प्रमोट करने के लिए स्टेप उठा रखा है। ठीक है, तो इस वजह से इससे कनेक्टेड जो क्वेश्चन आया वो भी कनेक्ट करूंगा आपके सामने। फिर जो हमारा लास्ट आर्टिकल बात करता है वो एफपीआई के ऊपर बात करता है। बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, एक स्टैटिक टर्म है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के ऊपर। तो आपको मैं बताऊंगा एफपीआई क्या है, एफडीआई क्या है और उससे कनेक्टेड जो क्वेश्चन उठा हुआ है। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल विच इज ऑन आईआईपी।
अब हुआ क्या है, यहाँ पे जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नई बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी का उद्घाटन किया जिसका नाम क्या है, आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। इसका मेन पर्पस क्या है, ये जो इंस्टीट्यूट बनाया गया है, बेसिकली जैसे कॉलेज एक इंस्टीट्यूट होता है वैसे ये भी इंस्टीट्यूट है। इसका काम है टेस्टिंग करना, ट्रेनिंग करना, रिसर्च करना और टेक टेक का ट्रांसफर करना पैकेजिंग के मामले में। पर्टिकुलरली ध्यान रखा, टेस्टिंग कहाँ पे, पैकेजिंग कैसे होगी, किस चीज़ की पैकेजिंग, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं सस्टेनेबल फॉर्मेट पे, कि हम हमारी पैकेजिंग का अगर एक स्टैंडर्ड बना होगा तो सारे के सारे उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। की फीचर क्या है, ये पूरा कैंपस बनाया गया है, इसमें एडवांस मटेरियल से इक्विप किया गया है, एआई इनेबल टेस्टिंग डाली गई है, डेटा का एनालिटिक्स किया जाएगा और स्मार्ट पैकेजिंग इनोवेशन किए जाएंगे। पर्टिकुलरली देखा जाए तो इसमें फूड पैकेजिंग लाइन भी डाली गई, जिससे क्या हो, लोगों को ट्रेनिंग भी मिल सके, स्किल डेवलपमेंट हो सके, और इंडिया में जो पैकेजिंग वाला एस्पेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइजेशन हो सके। तो ये तो एक फैक्ट हो गया पूरा, क्या है, आईआईपी एक ऑटोनोमस बॉडी है। अब जैसे ही मैंने बोला ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो कि ऑटोनोमस, अपने खुद का निर्णय खुद से लेती है, किसी दूसरे के ऊपर उतना डिपेंड नहीं होती है। दिस इज व्हाट यू मीन ऑटोनोमस। तो अब आपको पता होना चाहिए और अदर कौन सी ऑटोनोमस बॉडी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती हैं, क्योंकि जो आईआईपी है ये भी तो किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में है। तो आपको यहाँ भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन का एक बार पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। स्पाइसेस बोर्ड, कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन उठा हुआ है। टोबैको बोर्ड, रबर बोर्ड, कल ही मैंने आपको रबर आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन बताया था जहां समझाया था रबर क्या है, नेचुरल रबर क्या होता है, सिंथेटिक रबर क्या होता है, कैसे उसका इंपैक्ट पड़ता है इंडिया पे, जब केरला गवर्नमेंट ने उसका प्राइस, सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया था। अपीडा, अपीडा के ऊपर सवाल है, याद करिएगा। देखो अब आपको करना क्या है, जब मैं कह रहा हूं यहां से पीवाईक्यू उठाए तो आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने कहा टी बोर्ड से उठाए तो आप लिखिए टी बोर्ड पीवाईक्यू, बस इतना करिए आप। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, आप इतना सा काम करिए, आपको खुद ब खुद दिखेगा ये क्वेश्चन उठाए नहीं उठाए। बट अपने दिमाग में रखो ये सोच के कि क्या पता सर गलत बता रहे हो, चलो मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। तो ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई, जो जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ या आपका एक उत्तरदायित्व होना चाहिए कि बताई गई बातों को एकदम भरोसा मत कर लो, उसको क्रॉस वेरीफाई करो। तो अपीडा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए ये बेसिकली क्या बॉडी है, जो फूड का एक्सपोर्ट किया जाता है, प्रोसेस फूड का, उस बॉडी मतलब वो रेगुलेशन उस एक्सपोर्ट का करने का काम कौन करता है, अपीडा करती है। इसलिए कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड, फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब जो एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड का, उसका रेगुलेशन करती है अपीडा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप मेंस के लिए करोगे तो हर एक बॉडी का सबसे पहले फीचर पकड़ो कि वो क्या है फीचर, फिर कैसे वर्क करती हैं, फिर उस बॉडी में क्या क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस क्या क्या सोल्यूशन है, बस इतना करो, आपके लिए वो पूरी पूरी बॉडी कवर हो जाएगी। कभी भी उससे मेंस से कनेक्टेड क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का जो बैंगलोर में ओपन किया गया है। इनोवेशन में बूस्ट होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा, है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है। टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, आर&डी अच्छा होगा, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी अच्छी हो जाएगी जिससे पैकेजिंग स्टैंडर्ड एनहांस होंगे और एक्सपोर्ट क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। सस्टेनेबिलिटी होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हमने इतना बड़ा कैंपस बनाया है तो रीजन ये है ना कि पैकेजिंग कहीं ना कहीं सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली हो सके, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। इससे क्या होगा, पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो इकोसिस्टम है, मेक इन इंडिया स्टार्टअप इनिशिएटिव कहीं ना कहीं क्या होगा, मजबूत होगा। तो ये सारी की सारी चीजें आप कहाँ यूज कर सकते हो, अपनी मेंस आंसर राइटिंग में एक फ्रेमवर्क दे दिया कि आईआईपी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम नोटिस करते हैं क्वेश्चन, देखो यहां मैंने अपीडा कहा था, मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी डाल दिया। अपीडा के ऊपर क्या पूछा गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो आपको पता होगा कि भैया ये जो है ये जनरली किसके अंडर में काम करता है, अपीडा में काम करता है। अपीडा कहाँ पे है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आती है। इन्होंने क्या कर दिया, मिनिस्ट्री चेंज कर दिया, मिनिस्ट्री लिख दी यूनियन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वो किस में काम करता है, जो आपका एनपीओपी है वो अपीडा के अंडर में एज अ सेक्रेटरीट वर्क करता है। सिक्किम भी पहला ऑर्गेनिक स्टेट था, तो जैसे ऑर्गेनिक की बात हो, लिटरेट कौन हो गया, केरला हो गया। 2 and 3 इज द राइट वन। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, दो बॉडी, एक है आईसीआर, दूसरी है जीएसए। बॉडी समझो, कुछ भी समझो, अलायंस समझ लो, बट बेसिकली वर्ड क्या है, इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, ठीक है। और जीएसए मतलब क्या है, ग्लोबल सेमीकंडक्टर अलायंस। पहले आपको बता आईसीआर के बारे में बताता हूँ। जो इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक और जो इंडिया की जितनी भी मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करना, या फिर इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम का
कौन जिम्मेदारी उठाता है? आईसीआ उठाता है, ठीक है। अब जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर अलायंस है ये क्या है? ये पूरे ग्लोब में जो सेमीकंडक्टर बना रही है कंट्रीज, उनके आपस में एक अलायंस है, गठबंधन है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है? जो सेमीकंडक्टर की प्रोसेसिंग है, एक स्टैंडर्ड्स को बनाना जिससे सेमीकंडक्टर हर एक को अप्रोप्रिएट मात्रा में मिल सके, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में। ये तो मैं दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे दिया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अब हुआ क्या है, जो आईसीआ है इंडिया का, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर वाला पार्ट है, और जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर अलायंस है वो भी किसका है? वो भी इलेक्ट्रिसिटी में कहीं ना कहीं देखता है। सेमीकंडक्टर और क्या है? वही तो कनेक्टेड है। तो इन दोनों बॉडी ने क्या किया है? आपस में कोलैबोरेशन किया है। तो कोलैबोरेशन का उद्देश्य क्या है? इंडिया इंटीग्रेट हो सके ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में, क्योंकि ग्लोबल सेमीकंडक्टर अलायंस के पास क्या है? यहाँ पे जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस होंगी, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होंगी, डिफरेंट डिफरेंट इनोवेशंस होंगे सेमीकंडक्टर सेक्टर में, वो सब एक्सेस अब इंडिया को भी मिलेगा। तो इंडिया का जो लोकल चिप सिस्टम है कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर बनेगा। गवर्नमेंट का रोल ये है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इसको क्या कर रही है? इसको सपोर्ट कर रही है थ्रू इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन। ये तो क्या हो गया? ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया। अब जैसे ही मैंने आपको कहा कि भैया सेमीकंडक्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि वेफर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसी से कनेक्टेड यूपीएससी ने सवाल सेमीकंडक्टर पे पूछा हुआ है। दिस इज द रीजन व्हाई आई सेड दिस थिंग, ठीक है। तो आपको और नेक्स्ट चीज क्या पता होनी चाहिए? वो है जीएस3 का क्वेश्चन। देखिए 2025 का ये क्या कह रहा है, आपको ये इसमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे तो आपको मैंने बता दिया, दो बॉडी ने आपस में कोलैबोरेशन किया है, बट चैलेंजेस क्या क्या है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री? क्योंकि अभी तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ एक अलायंस हुआ है। इन फ्यूचर और भी चीजें होंगी, वो हमें न्यूज में पता चलेंगी, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बदलेंगी। दैट इज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तो है, तो उसका चैलेंज क्या है? तो एक, अगर किसी को सेमीकंडक्टर प्लांट बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए बहुत ही हाई कैपिटल कॉस्ट है, बहुत हाई कैपिटल कॉस्ट है। टेक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, हैवी रिलायंस है फॉरेन टेक के ऊपर अभी भी हमारा। स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। सप्लाई चेन बहुत कॉम्प्लेक्स है। ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस अगर कहीं होता है तो हमें सप्लाई ही नहीं मिल पाती है दूसरे देशों से, तो जो भी हम डेवलप कर रहे होते हैं वो चीज़ नहीं हो पाती है। इंफ्रा में कहीं ना कहीं दिक्कत है, पावर में दिक्कत है, क्योंकि अभी भी हम लोग, हमारे पास जो अनइंटरप्टेड पावर है, क्लीन रूम्स है, वाटर की सप्लाई, ये उतनी अच्छी नहीं है। दिस इज द रीजन हम लोग क्या कर रहे हैं। कल के आर्टिकल मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग विंड एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जिससे हमारा एक सस्टेनेबल, एक फॉर्मेट, सस्टेनेबल लेवल पे हमारे पास एनर्जी का एक्सेस हो। जब वो होगा तो ना केवल एआई डेटा सेंटर्स फुलफिल होंगे, साथ ही साथ जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने में भी इंडिया का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल हो जाएगा। साथ ही साथ क्या है, इसमें जो रिटर्न आता है इन्वेस्टमेंट में वो बहुत समय लेता है। अगर किसी ने एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाई है, प्लान डाला है, तो उसका रिटर्न बहुत लंबा लेता है। ग्लोबल कंपटीशन इतना ज़्यादा है, पॉलिसी और कोऑर्डिनेशन का गैप है। अभी भी हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट की इंडस्ट्री अलाइनमेंट पॉलिसी नहीं बनी है। इस वजह से ये जो दो आपस में अलायंस या फिर कोलैबोरेशन हुआ है, आईसीआ और जो आपका ग्लोबल सेमीकंडक्टर अलायंस है, तो ये कहीं ना कहीं एज अ बीम ऑफ होप देखा जा रहा है कि अब हम भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखेंगे, उसको समझेंगे और उसके अनुसार हम भी अपनी लोकल चिप सिस्टम को डेवलप करेंगे। तो वही मैंने लिखा है, हाउ आईसीआ और जीएसए विल वर्क। ये इकोसिस्टम को लिंक करेगा। इकोसिस्टम मतलब क्या है? इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है और जो ग्लोबल चिप नेटवर्क है। स्किल आरएनडी में कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी, पॉलिसी फंडिंग कहीं ना कहीं सही हो जाएगी, नॉलेज शेयरिंग, और गोल क्या है? इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है सेमीकंडक्टर डिजाइन में। वो कहीं ना कहीं क्या है? वो एक इम्पैक्ट डाल सकता है, मतलब वो रिजल्ट हो सकता है आईसीआ और जीएसए के कोलैबोरेशन का। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट। अगेन ये दो बार आ चुका है, हाउ कोलैबोरेशन विल वर्क, पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर ओवरऑल इम्पैक्ट। ये दोनों चीजें आप एक रिप्लेस कर सकते हो, बट मैंने पर्टिकुलरली इसलिए लिखा है जिससे आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना रहे। यहाँ सिर्फ क्या है, इम्पैक्ट क्या होगा, ग्लोबल इंटीग्रेशन होगा, लेकिन देखो ये वर्क कैसे करेगा, लिंकिंग इकोसिस्टम। जब यहाँ पे आईसीआ और जीएसए आपस में हो जाएंगे, ये तो क्या पड़ेगा, ये वर्क ऐसे करेगा, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट तो यही होगा ना कि ग्लोबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। सोच के देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टेक ट्रांसफर वाला एक पार्ट डाला गया, और वहीं पे यहाँ पे नोटिस करो तो क्या है, अगर पॉलिसी फंडिंग ठीक ठाक होगी, नॉलेज शेयरिंग ठीक ठाक होगी, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? टेक ट्रांसफर होगा नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ये कहीं ना कहीं कैसा कर रहा है कि कैसे वर्क करेगा, इसको इंपैक्ट में भी लिख सकते हो आपकी। भैया ऑब्वियस सी बात है, अगर दो बॉडीज ने आपस में कोलैबोरेशन किया है तो कहीं ना कहीं सरकार तो इस चाह ही रही होगी ना
पॉलिसी फंडिंग की बात होगी, नॉलेज शेयरिंग के ऊपर बात होगी। तो ये सारे क्या है, कैसे वर्क करेगा ये दोनों कोलैबोरेशन, और यहाँ पे बात हो रही है जब वर्क कर जाएगा तो करने के बाद किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, ये वहाँ पे बात होती है। ठीक है, वर्ड्स देखिए हमेशा अगर फीचर बोल रहे हैं या फिर आपसे जनरली कुछ की टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं तो वो सिमिलर होते हैं, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। फीचर साउंड लाइक इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस साउंड्स लाइक सिग्निफिकेंस, तो ये मेंस में जनरली प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करना, आप सिर्फ अपनी जो फंडामेंटल नॉलेज है उस पर रिलाय करिए। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं इंडियन रेलवे का जो आभार ऑनलाइन स्टोर इनिशिएटिव है। तो इंडियन रेलवे ने क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ। अभी आपको बताऊं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, बट अभी सर समझ लो कि गवर्नमेंट ने किसी के साथ कोलैबोरेशन किया, पर्टिकुलरली इंडियन रेलवे ने किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि जो लोकल टैलेंट है उसको क्या मिले, मार्केट एक्सेस मिल सके। कौन सी मार्केट एक्सेस मिल सके, बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि इंडियन रेलवे में हम लोग लेकर के आएंगे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स हैं, या बेसिकली जो आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स हैं, उन सभी गुड्स को हम कहीं ना कहीं रेलवे के साथ कनेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे वोकल फॉर लोकल कैंपेन, जिससे सोशल इंक्लूजन और आपका रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और ज़्यादा अच्छी हो सके। घूम फिर के मेन गोल क्या है, इंडिया का रिच हेरिटेज को प्रमोट करना, साथ ही साथ इनकम अपॉर्चुनिटी देना अच्छे से, और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करना। तो जब कहा जा रहा है कि भैया रेलवे में हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, रेलवे स्टेशन में ऐसा हो सकता है कि अगर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट है तो हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट ओडीओपी का कोई एक प्रोडक्ट उठाएंगे, स्टेशन को उसको स्पॉन्सर करवा देंगे। जोग्राफिकल इंडिकेशन कोई होगा तो किसी पर्टिकुलर ट्रेन में हम उस चीज़ को दिखाएंगे, भैया ये जोग्राफिकली इंडिकेटेड वस्तु है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं कि भैया हमारा जो लोकल प्रोडक्ट है, हैंडीक्राफ्ट्स है, उसको किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। तो ये जो आभार ऑनलाइन स्टोर इनिशिएटिव है ये इसी तरीके से काम करेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे वर्ड ऐसे जेम लिखा हुआ है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। मॉडल जो नोडल इंडस्ट्री है दैट इज कॉमर्स इंडस्ट्री। अब ये क्या है, बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजॉन एक प्लेटफॉर्म है, ठीक उसी तरीके ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट के लिए कहा जाता है। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करेगी, गुड्स और सर्विसेज को ये क्या करती है, प्रोक्योर करती है, बेसिकली खरीदती है, इसीलिए इसको बनाया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मतलब गवर्नमेंट की दुकान जहां पे आप आके सरकार को अपनी चीजें दे सकते हो। ये पेपरलेस, कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस बाइंग में मदद करता है, साथ ही साथ एमएसएमई, स्टार्टअप्स और लोकल आर्टिशन को भी मदद मिलती है। ऐसा नहीं कि बस सरकार खरीदेगी या आप नहीं खरीद सकते, इट इज बोथ साइड वाला काम होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मिलती है जिससे बायर और सेलर इंटरैक्ट कर सकते हैं, और इट इज नॉट जस्ट गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दो आपके प्राइवेट प्लेयर्स भी आकर, जैसे आप और मैं आके यहाँ रजिस्टर कर दें, फिर रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, मैं आपको बेच सकता हूँ, आप मुझे बेच सकते हो, ये क्या है, हम लोग डायरेक्टली डीलिंग कर रहे हैं। फिर अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो किसी मिनिस्ट्री के पास है, कोई प्रोडक्ट है और मिनिस्ट्री उसको शोकेस करना चाहता है, तो जीएम पे आके क्या कर सकता है, या तो चाहे तो उसको खरीद ले या तो उसको बेच ले। तो बेसिकली ये इंडिया का अमेजॉन समझ लो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल हो, अगर आप नोटिस करो ध्यान से, ये जो लाइन है यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा देखोगे क्या लिखा, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो यहाँ पे क्या है, वही सेम चीज़ है। 1957 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956। एमएसएमई इसका क्या है, मिनिस्ट्री है। इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रमोट करना क्या, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को, साथ ही साथ और क्या करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, सेल्फ रिलायंस देना, लोगों को ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल, मार्केटिंग सपोर्ट्स देना। इसका मेन गोल क्या है, रूरल इकोनॉमी, जो गांव की अर्थव्यवस्था है उसमें सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट करना, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना। बेसिकली खादी, आपको पता है खादी क्या है, जो कपड़ा आप देख रहे हो हाथ से बनने वाला, तो कहीं ना कहीं खादी चीज को जो गाँव में उसका प्रोडक्शन हो रहा है या गांव में जिसका यूज हो रहा है खादी का, तो वहां पे उस चीज को प्रमोट करने का काम ये कमीशन पर्टिकुलरली उसी लिए बनाई गई है। ठीक है, चलो अब यूपीएससी सीएबीएफ 2016 में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के ऊपर क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है। टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, यस। टू प्रोड्यूस सेलेबल आर्टिकल्स, यस। टू क्रिएट सेल्फ रिलायंस अमंग पीपल एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। क्या सही है, आप सोच के देखो, यस एब्सोल्युटली, तीनों की तीन इसमें सही है। चलो अब नोटिस करो 2015 में क्वेश्चन आया, यहां पे आप ध्यान दोगे तो यहां पे इंडियन रेलवे ने क्या किया है, इंडियन रेलवे ने क्या किया, आभार एक ऑनलाइन इनिशिएटिव, ऑनलाइन स्टोर इनिशिएटिव बेसिकली लॉन्च कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बात कर रहा है इंडियन रेलवे के बायो टॉयलेट्स के ऊपर। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं, क्या आपसे यूपीएससी 26 में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते
कि विद रेफरेंस टू आभार इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय रेलवे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या नहीं पूछा जा सकता है? ऐसी तो प्रिडिक्शन होती है। इसका इस क्वेश्चन डालने का मतलब यह है कि यूपीएससी इंडियन रेलवे के इनिशिएटिव या इंडियन रेलवे का कोई टेक है तो उससे कुछ सवाल पूछती है। तो ऐसा तो है नहीं कि फिर से बायोटाइट के ऊपर पूछेगी, तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने पूरा आभार बताया। बायोटाइट में गलती कैसे की इन्होंने? द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन बायोटाइल टॉयलेट्स इज इनिशिएटेड बाय फंगल। ये देख रहे हो क्या फंगल से हो रहा है? नहीं। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? अप्रोच हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी चीज को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको आप कन्वर्ट करो यूपीएससी के पीवाईक्यू से। फिर पीवाईक्यू में जो गलतियां डाली हैं तो अगली बार ऐसा भी कर सकते हैं ना कि आभार इनिशिएटिव करके कुछ ऐसा लिखें और यहाँ पे मिनिस्ट्री को चेंज कर दें, या फिर उसको कुछ जीएम ना लिखें, या फिर ऐसा टर्म लिख दें कि वहां पे आपको लगे कि नहीं भैया ये चीज तो गलत ही है। कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज का यूज करके यूपीएससी जनरली ऐसा करती है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये करता है इंडिया यूएस का 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, अभी क्या हुआ है? 12th एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हुई, जिसे एडीएमएम प्लस कहते हैं, कुआलालंपुर मलेशिया में। अब यहाँ पे क्या हुआ? डिफेंस मिनिस्टर और यूएस के जो वॉर सेक्रेटरी हैं आपस में वो मिले, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था? मेजर डिफेंस पार्टनरशिप करना, एडवांसमेंट करना पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का इंडो पैसिफिक रीजन में। तो अब जो कोलैबोरेशन हुआ है ये आपका क्या है? लैंड मैरीटाइम, एयर स्पेस और साइबर स्पेस, ये सब क्या है? ये सारे डोमेन्स हैं। ठीक है, जहां पे कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया और यूएसए के बीच में। तो फोकस एरिया क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेक एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन करना अंडर द कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव। कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब क्या है कि मिलिट्री पार्टनरशिप को और ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, और इससे क्या होगा? इससे दोनों देश में करना है, केवल ऐसा नहीं कि एक देश में होगा। इससे कॉमर्स और टेक भी एक्सेलरेट हो सके। तो दिस इज व्हाट वी से कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव। फिर क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इंटर ऑपरेबिलिटी और ज्यादा अच्छे से करना, जिससे जो दोनों कंट्री के बीच में कॉमन थ्रेट है उसको खत्म किया जा सके। अब ये तो मैंने एक बेसिक एक वर्ड बता दिया, आप खुद से ही पढ़ सकते हो, बट पॉइंट क्या है? मैं डोमेन की बात करता हूँ जो मेंस के लिए जरूरी है। लैंड डोमेन में अगर देखा जाए इंडिया और यूएसए कैसे कोलैबोरेट करें, एक तो युद्ध अभ्यास हो गया, ठीक है, ट्रेनिंग एक्सचेंजेस करते हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है? फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि भैया हम लोग अपनी लॉजिस्टिक्स मतलब क्या होता है? जो सामान को रखना होता है, ठीक है, जहां स्टेशनिंग की जाती है डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स की, वो पूरा का पूरा लॉजिस्टिक चेन के अंडर में आता है। तो यहाँ पे क्या है? फ्यूचर पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया और यूएसए अंडर लेमो, जिसे कहते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इससे हमारी लॉजिस्टिक शेयरिंग अच्छी हो जाएगी। मैरीटाइम डोमेन में बात की जाए तो अभी करंट कोलैबोरेशन दिखा है, मालाबार हम लोग कर रहे हैं, कॉम कासा एग्रीमेंट हमने कर रखा है, जिसका मतलब क्या है? कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अब देखो, कम्युनिकेट करना, कंपैटिबिलिटी एस्टेब्लिश करना और सिक्योरिटी को एक तरीके से बैलेंस कर देना, ये इस पूरे कॉमकास एग्रीमेंट का है। किसके बीच है? इंडिया और यूएसए वाला पार्ट है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है? फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि भैया हम लोग अपनी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को और एक्सपैंड करेंगे, एंटी सबमरीन कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक रीजन में और ज्यादा अच्छे तरीके से एनहांस किया जाएगा। ठीक है, ये मैरीटाइम वाला हो गया, मतलब जो समुद्र वाला है। एयर डोमेन में क्या है? एयर डोमेन में जो हमारी जॉइंट एक्सरसाइज है कोप इंडिया, फिर यूएसए ने सप्लाई किया है कौन कौन सा? अपाचे हेलीकॉप्टर C-130J। अब फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है? फ्यूचर पॉसिबिलिटी है को डेवलपमेंट हो सकता है एडवांस्ड फाइटर जेट इंजन्स का। ठीक है, ये एक फैक्ट हो गया। फिर जो यूएवी होते हैं उनमें कोलैबोरेशन हो सकता है। ये आपका एयर डोमेन हो गया, इंडिया और यूएसए। हमेशा ध्यान रखिए, जीएस पेपर 2 पर्टिकुलरली स्टेट्स इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वहां पे हर एक देश के साथ डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में हमारा किस तरीके से रिलेशन आपको पता होना चाहिए। साइबर डोमेन में कहा जाए इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो ऑलरेडी है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है? हम लोग जॉइंट साइबर डिफेंस फ्रेमवर्क बनाएंगे, जिससे क्या हो, हम आपस में कभी भी कोई जरूरत पड़ रही है साइबर लेवल पे और जहां पे डिफेंस इन्वॉल्व है, तो उसमें हम लोग एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। एआई इनेबल्ड डिफेंस सिस्टम को बनाना, ताकि डिजिटल वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज को और ज्यादा अच्छे तरीके से यूज किया जा सके, और साथ ही साथ उसका निगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर ना पड़े वो भी देखा जा सके। ठीक है, चलो डिफेंस इंडस्ट्री एंड टेक में क्या है? करंट कोलैबोरेशन की बात की जाए, इसे आईसेट कहते हैं, इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक। इसमें क्या है? हम प्रमोट कर रहे हैं कि R&D हो अच्छे तरीके से एआई में, सेमीकंडक्टर्स में, क्वांटम टेक में। कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव आपको ऑलरेडी बता दिया, डिफेंस इनोवेशन और टेक पार्टनरशिप के लिए जनरली बनाया गया है। स्पेस डोमेन में
आप नोटिस कॉपरेशन कहाँ पे है, नाविक और जीपीएस। अब उसी से कनेक्टेड 23 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भैया किस कंट्री के पास अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। तो आपको पता है जापान के पास है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है, मिलिट्री लेवल पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। पॉसिबिलिटी ये है कि भैया मिलिट्री सैटेलाइट्स हम जॉइंट लेवल पे वर्क करवा सकते हैं, साथ ही साथ डिफेंस स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से एनहांस करेंगे, जिससे एंटी स्टेट थ्रेट या एंटी सैटेलाइट थ्रेट्स जो हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा सके और उनसे उनको एड्रेस किया जा सके, उन सभी चैलेंजेस को। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, ये बात करता है एफपीआई के ऊपर। क्या कह रहा है भैया, 3 महीने के आउटफ्लो के बाद, मतलब जो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, मतलब जो फॉरेनर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहीं पे एक वर्ड आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो मान लेते हैं कि अगर कोई बाहरी इंसान आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसे कहलाएंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यही तो कहलाएंगे आप लोग। तो अभी तक क्या होता, आउटफ्लो होता, लेकिन अभी क्या हुआ है, जो रिसेंट मंथ्स में एफपीआई जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया में इक्विटीज को या फिर शेयर में खरीदी की है। बस दैट्स ऑल दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। बट यहाँ पे की टर्म है एफपीआई, तो आपको पता होना चाहिए एफपीआई क्या है। ये लोग जनरली क्या होते हैं, शेयर में बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे और बहुत ही आसानी से क्विक कर जाते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी क्विकली एग्जिट मार देते हैं। ये लोग क्या नहीं कर सकते, एफपीआई वाले क्या नहीं कर सकते, ये कंपनी, जिस कंपनी में ये लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां के मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जनरली क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं फिजिकल बिजनेस में। यहीं पे एक वर्ड आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल। अब इंस्टीट्यूशनल वर्ड से क्या लग रहा है, इंस्टीट्यूशन, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन कौन से होंगे, बैंक्स होंगे, हेज फंड होगा, इंश्योरेंस कंपनीज होंगे। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन जब हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दे आर कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये क्या नहीं करते, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नहीं होते। वहीं पे एफपीआई देखो वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। एफडीआई क्या है, ये डायरेक्टली भाई साहब ये लोग शेयर में उतना नहीं करते, ये फैक्ट्रीज का सेटअप करते हैं, ऑफिस सेटअप करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये लोग जनरली डे टू डे बेसिस पे क्विक प्रॉफिट के ऊपर नहीं जाते हैं, शॉर्ट टर्म एंट्री शॉर्ट टर्म एग्जिट नहीं करते हैं जैसे एफपीआई वाले करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपके लिए क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। इसे क्या लिखा है, एफआईआई हेल्प्स ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल एंड टेक व्हाइल एफडीआई ओनली ब्रिंग्स इन कैपिटल। क्या ये सही है, आप सोच के देखो। सेकंड क्या रहा है, एफआईआई हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल व्हाइल एफडीआई ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर्स। अपना दिमाग लगाइए, जो एफआईआई है जिसे हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये कैपिटल अवेलेबिलिटी तो जनरली इंक्रीज ही करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। क्या यहाँ पे एफडीआई जो है वो टारगेट केवल पर्टिकुलर सेक्टर्स को करता है, अपना आप दिमाग लगाइए। तो आंसर इज यस। यहाँ पे कह रहा है कि एफआईआई जो है वो बेटर मैनेजमेंट स्किल्स लेके आता है, क्या टेक लेके आता है, नहीं, वो सिंपल सी भाषा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनसे मतलब नहीं है क्या है टेक क्या है मैनेजमेंट स्किल। वहीं पे देखो एफडीआई ओनली इन सेकेंडरी मार्केट, ऑब्वियस सी बात है ऐसा नहीं है। एफआईआई प्राइमरी मार्केट में होता है, नहीं, एफआईआई जरूरी नहीं है प्राइमरी मार्केट में ही है। ठीक है, चलो एफआईआई इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल। आप सोच के देखो, अभी मैंने आपको बताया एफआईआई क्या करते हैं, एंट्री एग्जिट जल्दी मारते हैं, तो स्टेबल क्या हुआ, एफडीआई या फिर एफआईआई। तो आप बोलोगे एफडीआई जनरली क्या होता है, ये आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, और एफडीआई कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को ही टारगेट करता है। ये नहीं है कि भैया ओवरऑल सर्विस सेक्टर को टारगेट कर रहा है, उनके दिमाग में होता है भैया हमें इंडस्ट्री फिजिकल फॉर्म में सेटअप करनी है, तो टारगेटिंग हमारी एकदम निर्धारित होनी चाहिए। देखिए 2020 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सेम एफडीआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब ये आपके लिए है क्वेश्चन, आप इसको करिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो भी मैंने एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई के बारे में बताया, आप एक बार उसको पढ़ोगे, आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग जाएगा। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।